हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनामिका है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है और मैं 27 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हूँ। मेरा चेहरा ऐसे है जैसे कमल का फूल खिला हो और मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल गोल मटोल और भरे भरे हैं और मेरे होठ शहतूत की तरह रसीले हैं। यह उस समय की बात है जब मैं लगभग 16 साल की थी और हमारी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थी। मैं कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर छात्रा तो नहीं थी, लेकिन ना ही बहुत मेधावी। मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। मेरी मामी का बेटा आदित्य उससे पहले ही 10वीं कक्षा पास कर चुका था और वह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अपने माँ जी से कहा कि वह आदित्य से बात करे, कि वह मुझे कुछ देर पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। माँ जी ने उसी दिन आदित्य से बात की और मुझे बताया कि वह शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। उस दिन मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर पूजा घर से सटे ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7:30 बजे होंगे जब आदित्य हमारे घर आए। आदित्य की उम्र उस समय 25 साल के करीब थी और वह काफी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद 6 फीट के करीब था, जबकि शरीर मजबूत और सुगठित था। क्लीन शेव के साथ उनका गेहुआ रंग बेहद मोहक था। औपचारिक नमस्ते के बाद वह मुझसे मुखातिब हुए। अच्छा, तो मेरी शिष्या पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी वेरी गुड। यह बताओ कि किस विषय में खुद को ज्यादा कमजोर समझती है? आदित्य ने मेरी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटे हुए किताब पर ही नजर जमाते हुए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गणित और अंग्रेजी में कमजोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। आदित्य ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी ओर देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाऊंगा वह तुम्हें याद हो सकेगा। लिहाजा डरने और झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर, मैंने खुद को थोड़ा शांत जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास नहीं हुई। अलबत्ता आदित्य ने अपनी बातों और चुटकुलेबाजी की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी शांति भी थी। यही वजह थी कि मैं आदित्य के चुटकुलों का जवाब ही चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल स्वभाव जागृत हो चुका था। आदित्य ने थोड़ी सी गणित की एक्सरसाइज कराई और अंग्रेजी से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। माँ जी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। आदित्य भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद आदित्य कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते तक मामला ऐसे ही चलते रहे। वह समय के खास पाबंद थे, समय पर आते और अपना काम समय पर खत्म करके चले जाते। उनकी खासियत आकर्षक तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह कि मैं आदित्य की दीवानी हो चुकी थी और उनसे काफी बेझिझक भी हो चुकी थी। उस दिन आदित्य मुझे गणित की एक्सरसाइज करा रहे थे जब माँ जी चाय ले आई। उन्होंने चाय मेज पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। यह कहकर वह वापस रसोई घर में चली गई। एक्सरसाइज खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर आदित्य को देना चाहा तो पता ही नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप और सारी की सारी चाय आदित्य के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पैंट और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार आदित्य को माफ कीजिए बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिया से पोंछकर सुखाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य मुस्कुराए और बोले, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस वाक्य को बिल्कुल भी नहीं समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को सुखाने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें सुखाने में लगी रहती, पर आदित्य ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधे से उठाकर खड़ा करते हुए बोला, बस करो अनामिका। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी। इसलिए जब मैंने उन्हें इस तरह से सहानुभूति दिखाते देखा
तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते हुए देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर चुम्बन देते हुए बोले, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, यह तो संयोग से हुआ। उनके ढाढ़स बांधने पर मुझे हिम्मत हुई और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ, लेकिन हादसे भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। आदित्य भी शायद माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, अनामिका, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसे रोज किया करो। वह हंस रहे थे और उनकी यह गंभीर हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते हुए देखकर मुस्कुरा दी। आदित्य ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहा तो आदित्य ने कहा, आज का काम खत्म समझते हैं, मैं चलता हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। आदित्य अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो उस दिन जब बिस्तर पर थी तो यह घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और यह सब उस समय तो मेरे लिए बेमानी थे, लेकिन अब इन घटनाओं को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही न चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी घाटी में गोते खाने लगी। उस रात मैंने बार बार सपने में आदित्य को देखा। कभी हम किसी पवित्र नदी के किनारे बैठ बातें कर रहे होते, कभी किसी उद्यान पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ रहस्यमय बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में, तो कभी उछलती कूदती समुद्रों की लहरों से खेल रहे होते। गरज उस रात मैंने और आदित्य ने मिलकर पूरी दुनिया की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे सपने, हर एक दृश्य मेरे मन में अंकित था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। मैं सपनों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत सुखद था। दूसरी शाम जब आदित्य हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था। आदित्य की बार बार उठती हुई नजर को मैं बखूबी महसूस कर रही थी। मैं तो आदित्य को सपने में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि आदित्य के मन में भी कोई बात चल रही है। पढ़ाई के दौरान आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि आदित्य के ख्याल मुझे मुग्ध कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी भावनाएं पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही अब आदित्य मुझे गणित के एक सवाल की एक्सरसाइज करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना संयोगवश था। आखिर 9 बजे और आदित्य घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्ते से कहा, अनामिका, तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने चौंककर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वह मुझसे दूर हो चुके थे। इनके बाद शब्द सारी रात मेरे कानों में गूंज रहे। शायद महिलाओं के बारे में सच कहा जाता है कि वह बहुत आत्ममुग्ध होती है, इसलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूली नहीं समाती। अगले दिन भी आदित्य समय पर ही आ गए। तभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि दीपक मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमें कौन सा मोतियों से माला पिरोनी है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी उधर ही बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। आदित्य ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे आदित्य की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी प्रभावशाली शख्सियत ने मुझे पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं तुरंत यह उम्मीद नहीं कर रही थी। कमरे में क्योंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव नहीं देख पा रहे थे। सच कहूँ तो मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी डर था जो रोक रहा था। लेकिन अगर आदित्य की जगह कोई और भी होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका हाथ नोच लेती, लेकिन आदित्य के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी। फिर भी मैं यह सब कुछ नहीं चाह रही थी। जो हो रहा था मुझे अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने उनके हाथ को छोड़ा और शौचालय टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर एकदम बढ़ाने वाली ही थी कदम, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। उसी लम्हे आदित्य ने
हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत घबरा गई थी, शायद मैं जल्दी से शौचालय की तरफ भाग गई। मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारी तो गर्मी की एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी शौचालय में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो आदित्य वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि बिना बताए ही चले गए। उसी वक्त माजी ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि आदित्य कह रहा था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वह घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने शयन कक्ष बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का केंद्र अब आदित्य ही थे। बस उस रात भी मैं उन्हीं सोचों में डूबी सो गई। सुबह उठी तो आदित्य की ही याद में सारा दिन खोई रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं चाहती थी कि आदित्य आज कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन समय होने के बावजूद वह नहीं आया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वह 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने माँ जी से कहा कि खैर वह आदित्य पता नहीं आज क्यों नहीं आए। माँ जी ने कहा कोई और काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं माँ जी, कल जब वह गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वह अभी तक ठीक ना हुए हों। अब मासी जी मामी को फोन करके उनका पता तो करवाए। माँ जी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने मासी जी को फ़ोन लगाया। तब मासी जी ने बताया कि अदिति तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे मालूम हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पर ले लूं, लेकिन मैं उस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह मैं माँ जी के साथ लेकर उनका पता लेने मासी जी के घर गई तो देखा आदित्य वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद मैं उधर ही बैठ गई। मासी जी और माँ जी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गई। आदित्य ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम मासी जी और माँ जी के मौजूद में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम खामोश बैठे थे। बातों बातों में माँ जी ने बताया कि उनको सहेली की बेटी के विवाह शादी थी, जहाँ उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। माँ जी ने पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो मौसी जी बोली जिसके साथ जाना था वह तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब मामू जी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते कि उनके साथ चली जाती। माँ जी क्योंकि मासी जी की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वह किधर रहती है, इसलिए मासी जी से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने यह सुना तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर माँ जी और मौसी जी विवाह पर चली जाए तो मुझे आदित्य से अकेले मिलने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी माँ जी की ताकि में कहा मौसी जी अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती हैं तो आप जरूर जाइए, आदित्य की फिक्र ना करें। 2-3 घंटों तक हम उनकी देखभाल खातिरदारी कर लेंगे। मासी जी और माँ जी दोनों को मैंने विवाह में जाने पर राजी कर लिया। अंग्रेजी माँ जी जाना नहीं चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद मैं और आदित्य अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हमें कोई बात न हुई। आदित्य वैसे ही आंखें बंद करिए लेटे रहे। शायद वह मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं असमंजन में रही कि बात शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। एकांत और खामोशी माहौल पर अजीब शांत थी। आदित्य ने मेरी तरफ करवट लेकर आंखें खोल दी और बोले अनामिका तुमने मुझे जला डाला। उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर गरी थी। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आग जिसमें मैं जल रहा हूँ तुम्हारे ही प्यार ने लगाई है। देखो जल रहा हूँ ना मैं। यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर लगा दिया। उनका माथा सच में अंगारों की तरह था। जी जी आदित्य जी, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। आदित्य दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रख रहे थे, जैसे वह इस तरह सुकून पा रहे हो। सुकून तो मुझे भी हासिल हो रहा था, मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी। नए मोड़ और घटनाएं, अभी हम दोनों ही उस पल में खोए हुए थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमारा ध्यान भंग हुआ और हम एक दूसरे से दूर हट गए। आदित्य ने हल्की सी आवाज में पूछा कौन है। अनामिका बेटा मैं हूँ, माँ जी ने कुछ दवाइयाँ भेजी है आदित्य के लिए।
बाहर से आवाज आई। यह हमारी पड़ोसी सरिता आंटी थी, जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। जी आंटी, मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी से दरवाजा खोला और दवाइयाँ ले ली। सरिता आंटी ने आदित्य की तरफ देखा और चिंतित होकर पूछा, अरे आदित्य बेटा, कैसा है बुखार अब? माँ जी ने बताया कि बहुत तेज है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, पहले से बेहतर है। सरिता आंटी थोड़ी देर बैठी, कुछ घरेलू बातें की और फिर चली गई। उनके जाने के बाद हम दोनों फिर से उन खामोशी में डूब गए, लेकिन अब वह पहले जैसी असहजता नहीं थी। उस अचानक दखल ने माहौल बदल दिया था। आदित्य ने धीरे से कहा, अनामिका, मुझे लगता है अब मुझे आराम करना चाहिए। तुम भी जाकर पढ़ाई करो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं समझ गई। मैंने अपनी किताबें उठाई और वापस अपने कमरे में आ गई। उस दिन रात भर मैं सरिता आंटी के आने और आदित्य के व्यवहार में आए बदलाव के बारे में सोचती रही। क्या उन्होंने कुछ भांप लिया था? क्या आदित्य को डर लग रहा था? अगले दिन जब मैं मौसी जी के घर गई तो देखा कि आदित्य अब भी बुखार में थे, लेकिन पहले से बेहतर लग रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, आदित्य, कल आप अचानक क्यों चले गए थे? आदित्य ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा सिर वाकई दर्द कर रहा था और फिर बिजली भी नहीं थी, तो मुझे लगा तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी। मासी जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अनामिका बेटा, मैं सोच रही थी कि जब तक आदित्य पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम उसकी मदद कर दो। उसे थोड़ी परेशानी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ दिन आराम की सख्त जरूरत है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए एक अवसर था आदित्य के और करीब आने का। मैंने तुरंत कहा, जी मासी जी, बिल्कुल, मैं आदित्य की मदद कर दूंगी। अब हर रोज मैं दोपहर से मासी जी के घर जाती और आदित्य को दवाइयाँ देती, उनके लिए सब्जियों का सूप बनाती और उन्हें कहानियाँ सुनाती ताकि उनका मन लगा रहे। पढ़ाई का बहाना तो बस एक औपचारिकता बन चुका था। हमारी बातें ज्यादातर जिंदगी, सपनों और भविष्य के बारे में होती थी। आदित्य ने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने कॉलेज के दिनों के मजाकिया पल बताए और अपने इंजीनियरिंग बनने के सपने साझा किए। मैंने भी उन्हें अपनी छोटी छोटी शरारतें और पढ़ाई के अलावा अपनी कलात्मक रुचियों के बारे में बताया। एक दिन जब मैं आदित्य के पास बैठी थी और उन्हें एक लोक कथा सुना रही थी, उन्होंने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। इस बार उनकी पकड़ मजबूत थी और उनकी आंखों में वही चाहत थी जो मैंने उस दिन महसूस की थी जब चाय गिरी थी। उन्होंने कहा, अनामिका, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी है। जब से तुम मेरी देखभाल कर रही हो, मुझे अपनी बीमारी भी अच्छी लगने लगी है। मैं शर्मा गई, लेकिन मैंने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। उन्होंने कहा, अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि वह वही बात कहेंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार माँ जी और मौसी जी वापस आ चुकी थी। हम दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था और आदित्य भी थोड़े असहज लग रहे थे। माँ जी ने मासी जी से कहा, देखो मासी जी, हमारी अनामिका कितनी सेवा करती है। आदित्य का रंग भी लौट आया है। मैं माँ जी की बात सुनकर और भी ज्यादा शर्मा गई। उस दिन आदित्य ने फिर से अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक वादा था। अगले कुछ दिन आदित्य की तबीयत में सुधार आया और उन्होंने फिर से मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। हमारी नजरें ज्यादा मिलती थी और हमारे स्पर्श में एक नई गर्माहट आ गई थी। जब भी माँ जी या मौसी जी आसपास नहीं होती थी तो आदित्य मुझे छेड़ने लगते थे और मैं उनके चुटकुलों पर हंसती थी। एक शाम जब पढ़ाई खत्म हो गई थी और आदित्य जाने के लिए उठ रहे थे तो मैंने हिम्मत करके कहा, आदित्य, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे उस दिन। आदित्य मुस्कुराए और बोले, हाँ नामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था कि तुम्हें मेरी सबसे अच्छी शिष्या हो। उन्होंने यह बात इतनी धीमी आवाज में कही कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे गाल पर फुसफुसाया हो। मैं थोड़ा निराश हुई, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरे कान में फुसफुसाए, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खास दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थामकर जीवन भर मेरे साथ चलोगी? मेरे दिल ने खुशी से उछलकर भांगड़ा किया। मैं बस मुस्कुरा दी और उनका हाथ थामे रखा। उस दिन के बाद हमारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि
हमने जीवन का सबसे खूबसूरत पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था, प्रेम का पाठ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।